आज हम एमपी पुलिस का सेकंड पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पहला पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हम आपको चैनल पर अवेलेबल है। दूसरे पेपर के कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और विश्व के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं हमारे, उसमें से एक महाद्वीप है यूरोप। उसके अंदर क्या है? एक देश यूनाइटेड किंगडम यूके। ये महाद्वीप के अंदर है यूनाइटेड किंगडम यूके, और ये यूरोप महाद्वीप है और ये यूनाइटेड किंगडम देश है। ये है किसके अंदर? विश्व के अंदर। तो सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विषम अक्षरों का चयन करें। तो हमें बताना है कौन सा अक्षरों विषम है, मतलब जो बाकी के पैटर्न को बाकी के सारे अक्षर एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, कोई एक ऑप्शन होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो वो है विषम अक्षर। तो MN, LO, KB, JQ, IR, GT। अब हम इसमें देख लेते हैं। अब हम देखते हैं इन अक्षरों का पहला लेटर देख लेते हैं, M, L, K, J, I, G। इसमें हम देख पा रहे हैं, ये क्या यहाँ से देख लेते हैं, I, J, K, L, M। तो ये तो एक क्वाइट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से ये बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये वाला क्या होना था? H होना था, H, I, J, K, L, M। ये वाला यहाँ क्या होना चाहिए था? H होना चाहिए था। यहाँ क्या है? G। तो बाकी ये सारे जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ये वाला है जो वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सम अक्षर क्या है? GT। तो GT है इसका करेक्ट आंसर। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विषम अक्षरों का चयन करें। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें हमें बताना है कि इन चारों में से 3 कौन सेम है, एक वो कौन सेम नहीं है जो 3 पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और वो एक जो होगा वो इन 3 वाले पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो हम नंबर्स देख लेते हैं। के किस नंबर पे आता है? के आता है हमारा 11 नंबर पर। आई किस नंबर पर आता है? 9 पर। जी कौन से नंबर पर आता है? 7 पर। ऐसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। इनके ये नंबर्स हैं। इनमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ये नंबर्स लिख दिए मैंने आपके लिए। F कौन से नंबर पर आता है? 6 पर। D आता है 4th पर। B है 2nd पर। तो हम देख पा रहे हैं इन दोनों में एक पैटर्न हो गया। पहला जो लेटर है उससे दूसरा कम, 2 कम है दूसरा वाला, उससे 2 कम है तीसरा वाला। पहला जो लेटर है वो आता है 6 पर आ रहा है, उससे 2 कम है अगला वाला, उससे 2 कम है अगला वाला। यहाँ G किस नंबर पर आता है? G है 7th नंबर पर। E है 5 नंबर पर। I है 9 नंबर पर। ठीक है, इस वाले को और चेक कर लेते हैं। हालांकि हम समझ गए कि 2 कम हो रहा है, 7 में से 2 तो यहाँ कम हुए 5, मगर 2 और कम होने चाहिए। यहाँ क्या हुआ? 4 बढ़ रहे। तो आंसर तो हमारे यही है, ऑप्शन नंबर सी। मगर हम इस वाले को भी चेक कर लेते हैं। H है हमारा 8 नंबर पर, F है हमारा 6 नंबर पर, D है हमारा 4 नंबर पर। तो पहले 2 कम हो गए, फिर 2 कम हो गए। तो ये एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ये वाला उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? ठीक है, अब हम यहाँ देखें 5, 6, 25, 23, 125, 96। तो हमें पैटर्न को देख लेते हैं और देखते हैं कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, यहाँ हम एकांतर अगर अक्षर देखें, अल्टरनेट लेटर्स देख लेते हैं, अल्टरनेट नंबर देखें। ये 5 फिर 125 है ना। 5 का ये कितना है? 5 गुना 5, 5 × 5 25, 25 का 5 गुना है 125। तो
इधर भी अल्टरनेट देख लेते हैं, 6 का ये देख लेते हैं, ये मल्टीपल और 6 का ये। तो देखो ये हम समझ पा, इतना हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ अगर होता 24 तो ये क्या होता, 6 का 4 होना, 6 चौको 24, और 24 का 4 होना, 24 चौको 96। तो पूरी सीरीज को गड़बड़ कौन सा कर रहा है नंबर, वो गड़बड़ करना ये वाला नंबर, यहाँ होना चाहिए था 24। तो यहाँ सीरीज में इस संख्या श्रृंखला में गलत पद कौन सा है, 23। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस प्रकार से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। खोलने पर ये कागज कैसे दिखेगा। अच्छा, पहले इस कागज को वर्टिकली ऐसा फ्लिप कर दिया तो ये ऐसे सिंगल होगा, सिंगल को फिर ऐसे कर दिया और हमें ऐसे दिखाया, ये वाला उस पर आकृति बनाई गई है। तो सबसे पहले ये ऐसा, सबसे आखिरी में ये ऐसा बंद हुआ था, खुलेगा तो ऐसा खुलेगा, खुलेगा तो ये ऐसा। तो ये एरो का निशान, ये वाला एरो का, ये वाला एरो का निशान हमें कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। और ये हार्ट का निशान है, हार्ट का निशान पलट जाएगा तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ऐसे दो ऑप्शन में है, हमें इस वाले ऑप्शन में है ऐसा, बस एक ही ऑप्शन में एरो के निशान एक दूसरे के साथ अपोजिट, ऐसे एक ही ऑप्शन में यार, इसमें नहीं जा रहे हैं, इसमें भी नहीं जा रहे हैं और इसमें भी नहीं जा रहे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। उस वर्ग की पहचान करें जो वेन आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, इस आरेख का ये बताना है कि कौन सा वर्ग सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा। तो हम ये समझ पा रहे हैं, एक कोई पूरी चीज है, उसकी हाफ, उसका कुछ हिस्सा एक दूसरी चीज है, उसका कुछ हिस्सा एक तीसरी चीज है। तो यहाँ क्या है, जैसे हमारे सारे यात्री हैं, कुछ बस को ऑप्ट कर सकते हैं, कुछ ट्रेन को ऑप्ट कर सकते हैं। सारे यात्री हैं जितने भी हैं, जैसे 100 यात्री हैं हमारे पास, 100 यात्रियों में से 30-40 यात्री हमारे किसमें जा सकते हैं, बस से, और 50 कुछ यात्री हमारे जा सकते हैं ट्रेन से, और कुछ हिस्सा फिर भी शेष रह जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये वाला वर्ग इस वेन आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह कौन सा भाग है जो दर्शाता है कि जो अभिनेता है वह गायक भी है। ठीक है, जो अभिनेता वाला वर्ग कौन सा है हमारा, अभिनेता वाला वर्ग हमारा ये है पूरे अभिनेता, और साथ में क्या होना चाहिए, गायक भी होना चाहिए। ये अभिनेता है और ये गायक, तो अभिनेता गायक इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये अभिनेता भी है इस वाले वर्ग में आ रहा है और ये इस वाले वर्ग में आ रहा है हमारे गायक। तो ओवेनिस्ट लेटर कौन है, ये वाला और ये वाला, तो सी और ई। तो यहाँ हमें सी नहीं दिया ऑप्शन में, हमें ऑप्शन में दिया ई। तो अभिनेता और गायक कौन है, ऑप्शन नंबर सी वाला, मतलब क्या, ई जो है वो अभिनेता भी है साथ साथ गायक भी है। तो यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आर्टिफिशियल भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। पीपल हम का अर्थ है रेड है, ठीक है, पीपल हम का अर्थ है रेड पेन, पिमटील का अर्थ है, पिमटीपल का अर्थ है मार्क रेड। चल इन दोनों के आते आते हमें एक चीज जरूर कॉमन दिख रही है, यहाँ टीपल है, यहाँ टीपल है, और इधर क्या है, रेड। तो हाँ, टीपल को क्या बोलेंगे, रेड, टीपल का अर्थ है रेड। तो हमें लिख देते टीपल का अर्थ है रेड, ये एक चीज देखने को मिल गई। और हम का अर्थ क्या है, पेन, तो हम का अर्थ क्या हो जाएगा, पेन। अब टीपल का अर्थ हो चुका है रेड, तो पिम का अर्थ क्या हो जाएगा, मार्क, पिम का अर्थ हो जाएगा मार्क, ठीक है। और गोरा लैंड का अर्थ है, गोरा लैंड का अर्थ है ग्रीन लीफ। चलो अब इधर ऊपर से कोई कनेक्शन, नीचे का कुछ है नहीं, तो गोरा का अर्थ ग्रीन या लीफ भी हो सकता है, लैंड का अर्थ भी ग्रीन या लीफ में से कुछ हो सकता है। हमें यहाँ कोई हिंट नहीं मिली है, ठीक है। हाँ, उसी कोड भाषा में किसका अर्थ होगा, मार्क ग्रीन।
मार्क तो फिक्स है, मार्क को क्या लिखेंगे, पिम, पिम आएगा कहीं ऑप्शन में। और ग्रीन कहाँ आएगा, मतलब पिम के लिए ग्रीन में ग्रीन के लिए इन दोनों में क्या वर्ड आ सकता है, गोरा या लैंड। तो हमारे आंसर में पिम के साथ क्या आएगा, या तो गोरा या पिम के साथ आएगा लैंड। पिम गोरा या पिम लैंड जहाँ है वो आंसर है। तो हमारे गोरा तो 2 ऑप्शन है मगर पिम एक ही ऑप्शन में, तो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये आंसर है पिम गोरा। एक वर्ष में एक दुकानदार अपनी वस्तु का केवल 55% ही बेच पाता है। एक वर्ष में 35,970 वस्तुएं बेचने के लिए दुकानदार के पास कितनी वस्तुएं होनी चाहिए। तो ठीक है, दुकानदार अपनी कुल वस्तुओं को कितना बेच पा रहा है, 55%। इतनी वस्तुएं बेचने के लिए उसके पास कितनी वस्तुएं होनी चाहिए, मान लो हमने मान ली x, तो ये x का 55% ही बेच पा रहा है। x का 55% कैसे निकालेंगे, x का x × 55 बटे 100। x का 55% निकल गया, कुल वस्तुओं का 55% निकल गया, जो कि संख्या में कितना दिया है, 35,970। हमें क्या निकालनी है, कुल वस्तुओं की संख्या जो कि है x, हमें बस x की वैल्यू निकालनी है। x = 35970 यही है, ये 100 इधर होगा इंटू में, 55 नीचे आ गया डिवाइड में। हम कैंसिल आउट कर देते हैं 11 से, 11 5 55, 11 3 33, 2 11 के बाद 11 7 77, और ये हो गया हमारा 0। ये 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं 2 बार, इन दोनों का इंटू कर देते हैं, ये 2 0 वही है, 2 का इंटू करना, 27 दूनी 54 और 2 3 6। तो दुकानदार के पास कुल वस्तु होना चाहिए 65,400। 65,400 दिया हमें ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमित का वेतन भानु से 20% कम है और भानु का वेतन चंदन से 25% अधिक है। 3 नाम क्या है, अमित, भानु और चंदन। अब अमित का वेतन भानु से 20% कम है, तो हम भानु से 20% कम है, तो भानु को हम रेफरेंस मानकर क्या मान लेते हैं, भानु का वेतन है 100 रुपए, अमित का वेतन 20% कम है भानु से, तो क्या हो जाएगा, 20% कम मतलब 80, 20% कम मतलब 20 रुपए कट गए, 20 रुपए कट गए तो बचे कितने, 80। ठीक है, भानु का वेतन चंदन से 25% अधिक है। भानु का वेतन चंदन से 25%, चंदन का वेतन मान लो x है, उसका 25% अधिक मतलब इसका 125% क्या होगा, भानु के वेतन के बराबर। चंदन का वेतन है x, उसका 125% क्या हो जाएगा, भानु का वेतन जो कि है 100। तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 25 से कर देते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 4 अपॉन में उधर हो जाएगा इंटू में, 4 × 100 बटे 5, 5 से 5 दूनी 10 0, इस चौको 80। तो चंदन का वेतन हो जाएगा 80 रुपए। ठीक है, यदि चंदन का वेतन, अच्छा ये हमने माना था, माना 80 है, 100 है, 80, सिर्फ भानु का वेतन माना, बाकी सारे हमने उसके रेफरेंस है जो कि क्वेश्चन में दिया उससे निकाल लिए। यदि चंदन का वेतन 20,000 है, अच्छा 80 की वैल्यू हमें दी है 20,000, तो अमित का वेतन ज्ञात कीजिए। अमित का वेतन भी क्या है, चंदन का भी 80 है, अमित का भी 80 है, तो चंदन का वेतन की वैल्यू दी है 20,000, अमित के वेतन की वैल्यू भी क्या होगी 20,000। तो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20,000। साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि 5 वर्षों में 520, ठीक है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज से गणना की गई है, कोई धनराशि है वो कितनी है पता नहीं, मगर वो 5 वर्षों में हो जाती है 520 रुपए, और वही धनराशि 7 वर्षों में हो जाती है 568 रुपए। तो हमें वही धनराशि की गणना करनी है, धनराशि थी कितनी, ठीक है, तो हमें ऐसा क्वेश्चन दिया है, कोई धनराशि है, मान लो कोई अमाउंट है ए, ठीक है, वो 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 520 रुपए, और 7 वर्षों में, यहाँ से 7 वर्षों में हो रहा है 568 रुपए। ठीक है, हमें पता है साधारण ब्याज हर वर्ष, अगर गणना वार्षिक है तो हर वर्ष बराबर बराबर अमाउंट में बढ़ता है। अगर एक वर्ष साधारण ब्याज लगा 100, दूसरे वर्ष भी लगेगा 100, तीसरे वर्ष भी लगेगा 100, ठीक है, हमें ये पता है।
अब यहाँ से यहाँ तक हो गए 5 वर्ष, यहाँ 7 वर्ष, 2 वर्षों में कितना ब्याज लग गया है? 2 वर्ष में ब्याज तो क्या हो जाएगा? 568 में से 520 गए तो कितना हो जाएगा? 48 रुपये। 2 वर्ष में ब्याज होगा 48, 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा? 24 रुपये। ठीक है, तो हर एक वर्ष में लग रहा है 24 रुपये ब्याज। तो मान लो यहाँ अमाउंट हमारा शुरू में था पता नहीं, मगर 5 वर्षों का ब्याज लग के वो कितना हो गया अमाउंट? वो हो गया 520 रुपये। तो 5 वर्ष में ब्याज लगा कितना होगा? 1 वर्ष में 24 रुपये, 5 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 24 इंटू 5, 24 पंजे 120 रुपये। तो ठीक है, अब बस इतनी सी बात बतानी है कि अमाउंट कितना है, धनराशि कितना है पता नहीं, उसमें 120 जोड़ दिया तो 520 रुपये हो गए। तो 520 में से 120 घटा दें तो वो धनराशि आ जाएगी। तो 520 में से क्या करते हैं? 120 घटा दें, तो 520 में से 120 का कितना हो जाए? 400। तो वो धनराशि रही कितनी होगी? 400 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमारी धनराशि माना हमने 100 है, 3 गुनी हो गई अर्थात 300 रुपये हो गई। तो 100 रुपये तो हमारा मूलधन था। अब कुल अमाउंट कितना होगा? कुल धनराशि हो गई 300। ब्याज कितना लगा? ब्याज लगा हमारा 100 के हमें 300 होकर मिल गए, तो ब्याज हमें कितना मिला? 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये का ब्याज लगा है 12 वर्षों में। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज लगा होगा? के लिए ब्याज 12 वर्षों के लिए ब्याज कितना है? 12 वर्ष के लिए 200 रुपये। 1 वर्ष के लिए क्या जाएगा? 200 बटे 12, 200 ये काट दिया हमने 6 बार, बट आंसर है 100 बटे 6। अच्छा, 1 वर्ष के लिए जितना ब्याज होगा यही ब्याज प्रतिशत है। क्यों? हमने मूलधन ही 100 रुपये मांगा, 100 रुपये पे जितना ब्याज लगेगा वही ब्याज की दर है। तो 6 से भाग देना, 6 कम 6 बचे 4, 6 6 36 दशमलव लगा ली, तो 16 दशमलव में आएगा आंसर। अगली अंक भी निकाल सकते हैं, 6 6 6 ये आएगा। तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखिए? 16.67% लगेगा ब्याज की दर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यदि 2 की पावर 1 प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 2 इंटू 16, तब x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। ठीक है, 2 की पावर 1 प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 2 इंटू 16। अब 2 की पावर तो 1 प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स है, यही रहने देते हैं। रूट 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 पे हो जाएगा 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8 2 16, तो 16 को क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 4, तो हमने लिख दिया। 2 की पावर 1 प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स है, ये क्या है? गुणा में अगर आधार समान है तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। 2 में क्या जोड़ दिया? 1 अपॉन 2 प्लस 4। ठीक है, 2 की पावर 1 प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स है, यहाँ 2 की पावर। अब इन दोनों को कैसे जोड़ते हैं? 1 का इंटू 1 में 1 प्लस 2 का इंटू 4 में बटे 1। तो ठीक है, तो 2 की अब यहाँ क्या है? आधार समान है, आधार समान है। जब आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी? समान। अच्छा जरूर, तो यहाँ क्या है? इसको जोड़ते कैसे? 1 का इंटू 1 में 1 प्लस 2 इंटू 4 बटे में क्या है? 2। अब यहाँ क्या है? जब आधार समान है तो हमारी घातें भी क्या होंगी? समान। तो 1 प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 2। अब इन दोनों में समानता तो हमें देखने को मिल रही है। यहाँ क्या है? ए अपॉन में एक्स है अपॉन में 2 है अपॉन में 1 प्लस है 1 प्लस है, दो संख्याओं का गुणा x इंटू वाई का, यहाँ भी x इंटू वाई का गुणा टाइप में 2 इंटू 4 जैसे। तो हमें x की वैल्यू क्या, हम इन दोनों को कंपेयर कर लें, अगर तुलना कर लें x वालों के मिल जाएगा 2 और यहाँ x इंटू वाई है 2 इंटू 4 है। जब x बराबर 2 हो गया y बराबर क्या हो जाएगा
ये 4, x बराबर 2, y बराबर 4। हमें मान बताना है x प्लस y का, तो 2 और 4 को जोड़ करके आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 2 और 4 पर जोड़ने पर आएगा 6। तो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यदि 7 के वर्ग को एक संख्या n से घटाई जाती है, n से घटा रहे हैं 7 का वर्ग, तो n से n एक संख्या है, उसमें से क्या घटा रहे हैं 7 के वर्ग को, n में से घटा दे रहे हैं 7 का वर्ग, तो प्राप्त परिणाम 24 का वर्ग होगा। तो n में से 7 का वर्ग घटा दिए तो 24 का क्या मिलेगा हमें, वर्ग मिलेगा। हमें क्या बताना, संख्या n का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो n का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए मतलब जो पहले n की वैल्यू निकलेगी, फिर हमें n की वैल्यू नहीं बताना, अंडर रूट n की वैल्यू बतानी है। तो पहले हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसका अंडर रूट कर देंगे। n इक्वल टू यहाँ 24 का स्क्वायर है, यहाँ -7 का होल स्क्वायर, इधर जाकर क्या हो जाएगा +7 का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का होल स्क्वायर 49। अब इन दोनों को जोड़ने पर हमें वो संख्या तो मिल गई n, कितना 9 से 15, यहाँ से लगा 1, 7 4 11 12, यहाँ से लगा 625। हमें इसका बताना है वर्गमूल, तो अंडर रूट n मतलब अंडर रूट 625। यहाँ हमारा आंसर तो क्या होगा, इसका वर्गमूल, ये किसका वर्गमूल 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और वैसे भी जब संख्या के अंत में किसी संख्या के अंदर किसी संख्या में अंत का अक्षर क्या है, अंत का अंक है 5, तो वो ऐसी संख्या का वर्गमूल होगा जिसके खुद की अंत की संख्या में वो 5। 10x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। तो ठीक है, 10x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब माइनस के अंदर इंटू ही कर दे रहा है, माइनस का इंटू कर दिया सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, माइनस का इंटू कर दिया इधर, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। यहाँ a है हमारा 10x, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2a मतलब 10x इंटू b मतलब कॉट x लिख दिया। बाकी ये दो टर्म से ये सेम टू सेम लिख सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है tan x और cot x ये एक दूसरे के होते हैं रेसिप्रोकल, tan x इंटू cot x इक्वल टू होता है 1, तो इन दोनों की जगह लिख दिया 1, तो tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x माइनस इन दोनों की जगह लिख दिया 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो रहा है 2 माइनस sec स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अब हमें तीन आइडेंटिटी पता होना चाहिए, यहाँ तो दो आइडेंटिटी लग रही है, मैं तीन आपको लिखवा देता हूँ। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है tan स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स, cot स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, ऐसे हमें टर्म्स दिख रहे हैं, तो हम tan स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cot स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं sec cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, cot स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2, ऐसा एज इट इज है, माइनस sec स्क्वायर एक्स एज इट इज है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स एज इट इज है। ये sec स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स माइनस cosec स्क्वायर एक्स माइनस cosec स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची -1 माइनस 2, इनको ऐड कर लिए कितना आ -4। तो इसका मान, इस दी हुई श्रृंखला का मान, टर्म का मान क्या हो जाएगा -4। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। द्विघात समीकरण 6x² प्लस 77x प्लस 121 0 के मूल है। दिया गया समीकरण हमें पता है द्विघात समीकरण है, लिखा हुआ है। अब इसके क्या बताना हमें मूल,
तो मूल बताने के लिए हम दो तरीके हमारे पास, मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब बीच के पद को तोड़कर, एक तो वो वाली मिडिल टर्म स्प्लिट, दूसरा सीधे धराचार्य फॉर्मूला, उन दोनों से कर सकते हैं। मगर हम समझ पा रहे हैं थोड़ा उससे लंबा जाएगा। तो हमें एक बात पता है, अगर द्विघात समीकरण हमें ऐसा दिया है 6x² + 77x + 121 = 0, तो हमें इसके मूल नहीं पता। मान लिया मूल है अल्फा और बीटा, तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, या -b क्या हो जाएगी, बीच वाली टर्म, मतलब -77, a क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म a। क्यों, इसे उससे कंपेयर कर लेते हैं, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, माइनस के b/a, तो -b मतलब -77 अपन a की जगह 6। मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। c कौन सी टर्म है, 1 to 1 अपॉन नीचे वाला टर्म a, मतलब क्या होगा 6। तो हमें यहाँ ऑप्शन में दिए हैं मूल, तो हम क्या कर लेते हैं, मूलों को जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 121/6। हम देख लेते हैं किस ऑप्शन के दोनों मूलों को आपस में गुणा करने पर आएगा 121/6, वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो बटे 6 हम देख पा रहे हैं किस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में। अपोन में तो छा ही नहीं सकता, -11 - 7 × 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 77, 11 × 7 × 2 क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का 77। तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो नहीं हो सकते। इन दोनों में देखते हैं मूलों कौन है जो मूलों का गुणनफल 121/6 दे देगा। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर पहले बी में देख लेते हैं। ये 11, ये मिश्र भिन्न है, इसे भिन्न में बदल देंगे, ये क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 6 और 11 17/6। अब 17 का इंटू 11 में कर, 17 एकम 17, हासिल आ गई 17 को 17 18/6। ये 121/6 नहीं दे रहा ऑप्शन, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। अब आंसर ए बी डी है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम देख लेते हैं ये मूलों का गुणनफल करने पर 121/6 देगा या नहीं। -11 का इंटू करना है, -11/6 से, माइनस का इंटू माइनस से करा, प्लस 11 का इंटू 11 से करा, 121/6। तो यही है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक द्विघात बहुपद का विविक्त कर d is greater than 0 है, तो बहुपद में विविक्त कर क्या होता है, d = b² - 4ac। ये है, अगर ये क्या हो सकता है, ये बराबर 0 हो सकता है, b² - 4ac क्या हो सकता है, बराबर 0, मतलब d बराबर 0 भी हो सकता है। d क्या हो सकता है हमारा, मान लो b² - 4ac क्या हो जाए, 0 से बड़ा। d बराबर होता है b² - 4ac, ये हो जाए 0 से छोटा। जब ये d 0 से बड़ा होता है तो हमारे मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, मतलब रियल वैल्यूज आएंगे और अलग अलग आएंगे। रियल वैल्यूज आएंगी दो, द्विघात समीकरण के लिए दो मूल आएंगे, मगर वो दोनों मूल आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न होंगे, तो असमान और वास्तविक आएंगे मूल। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन में दिया दो वास्तविक और समान मूल, हम वास्तविक तो होंगे मगर समान नहीं होंगे, दो वास्तविक और असमान मूल, तो यही है हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। x की पावर 6 -6x + 24 का x बराबर -2 पर मान है, तो ठीक है, x की पावर 6 -6x + 24 का x बराबर लिखना है -2, तो -2 की पावर क्या है 6, फिर लिखा है -6 × -2 + 24 का मान बताना। -2 की पावर 6 क्या हुई, -2 × -2 × -2 × -2 × -2 6 बार, ये माइनस माइनस एक बार प्लस प्लस प्लस, वैल्यू तो आएगी प्लस, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 6 जा 64 माइनस का इंटू माइनस में करा प्लस, 6 2 जा 12 प्लस 24। अब इनको ऐड करना, 4 4 8 2 10, कैरी आ गए 1 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10, तो आंसर है 100, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। P से 13 वर्ष बड़ा है, Q P से 13 वर्ष बड़ा है और R से 7 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष बाद P और R की आयु का अनुपात 5:9 है। 10 वर्ष बाद Q की आयु क्या होगी? तो हमें पता PQR में क्वेश्चन दिया है, तो किसी एक को रेफरेंस मान ले रहे हैं।
किसी एक की आयु मान ले रहा x है, तो P Q R में Q P से 13 वर्ष बड़ा है, P से बड़ा है, तो P को हमने मान ली P की एज है x। अब Q क्या है, P से 13 वर्ष बड़ा, 13 वर्ष मतलब x और प्लस 13, जो इसकी आयु है x उससे 13 ये बड़ा है। और R से Q P से 13 वर्ष बड़ा है और R से 7 वर्ष छोटा है। अब R से अच्छा Q के बारे में हो रही है ना, Q इससे तो बड़ा मगर इससे 7 वर्ष छोटा, ये 7 वर्ष छोटा है तो ये 7 वर्ष बड़ा होगा, इसकी एज क्या हो जाएगी 13, x प्लस 13 में 7 और जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा x प्लस 20 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद P और R की आयु का अनुपात 5:9 होगा। अब इन दोनों को संलग्न करके क्वेश्चन आगे बढ़ाया है। P और R 5 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी x प्लस 5, 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी x प्लस इसमें 5 और जोड़ के 25, तो ये दिया इन दोनों की आयु का अनुपात हो जाएगा 5:9। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी कैसे, x प्लस 5 बटे x प्लस 25, दोनों के आयु का अनुपात दिए कितना 5:9। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी x की, यहाँ से फिर वैल्यू निकल जाएगी q की वर्तमान आयु, फिर 10 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, इसकी वर्तमान आयु में 10 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते 9 का इंटू इसमें होगा 9x प्लस 45 बराबर 5x इंटू 5 का इंटू होगा 25 में तो 125, ये 5x उधर गया तो कितना होगा 4x, 125 है ही है, इधर आया -45 तो क्या कितना बच जाएगा 0 80, x बराबर आएगा 20, x की वैल्यू है 20, तो x की वैल्यू आ गई तो q की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 20 प्लस 13, वर्तमान आयु हो जाएगी 33। हमें बताना है 10 वर्ष बाद क्या है, तो 33 में 10 और जोड़ दिए कितना होगा 43 वर्ष। 10 वर्ष बाद Q की आयु क्या होगी 43 वर्ष, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें 17 34 102 408 20 40 100। हम समझ पा रहे हैं शुरू के 3 टर्म को देखकर, अगले टर्म में समझ पाए नहीं समझ। ये 17 का कौन सा मल्टीपल है 17 का दूसरा, ये 17 का कौन सा मल्टीपल है 17 छिक्के 102, तो हम 17 का ये कौन सा मल्टीपल है निकाल लेते हैं, भाग लेते 17 दूनी 34 बचे कितने 2 34 6 17 चौको 68, तो 17 का दूसरा मल्टीपल फिर छठा फिर 24 बार, मतलब यहाँ ये एक पैटर्न हुआ है 2 3 6 2 3 6 6 चौको 24, ये 3 ये खुद 3 बार होगा, ये 4 बार होगा, इसका कौन सी बार आएगा 5 बार, तो 24 इंटू 5 कितना होगा 120, तो ये 17 का 120वां मल्टीपल होगा। अब ये तो ये खुद अपने में 3 गुना, ये 4 गुना, ये 5 गुना, तो अब ये 17 का ये वाला कौन सा मल्टीपल होगा 120 का 6 गुना, क्यों ये था 3 गुना, इसके बाद 4 गुना, इसके बाद 5 गुना, इसके बाद 6 गुना, 120 का 6 गुना 17 का मल्टीपल, ये है वैल्यू क्वेश्चन मार्क की। तो क्या होगी हम देख लेते हैं 17 से 102 इंटू 120 0 है 12 दूनी 24 12 1 12, तो 122 40, इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। यदि एक निश्चित पूर्ण भाषा में ग्रेड को 7 1 8 1 4 5 लिखा जाता है तो उस भाषा में हैंड को कैसे लिखा जाएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने कहा जब मैंने एबीसी के अल्फाबेट्स को नंबरिंग करी थी ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 से लेके 26 तक, वहाँ जी का नंबर क्या था जी का नंबर था 7, तो यहाँ देखो 7 लिखा, आर का नंबर था 18 तो 18 लिखा, ए आता है एक नंबर पर है सही बात है यहीं से स्टार्टिंग में, डी आता है चौथे नंबर पर, ई आता है 5वें नंबर पर, तो सही। अब हमें बस क्या कर देना है एच एन डी को कैसे लिखना है, एच कौन से नंबर पर आता है हमें पता है, ए बी सी डी ई एफ, एफ आता है 6 जी 7, एच आता है 8वें नंबर पर 8, ए आता है पहले नंबर पर, ठीक है। एम एन कौन से नंबर पर आता है, एन आता है 14th नंबर पर और डी आता है 4th नंबर पर, तो आंसर है हमारा
81144 ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रियल को 12, 15, 18 लिखा जाता है तो उस भाषा में पेन को कैसे लिखेंगे? ठीक है, REAL को लिखा है 12, 15, 18। अब हमें पता है R कौन से नंबर पर आता है? 18, मगर यहाँ कितना लिखा है? 12 लिखा है। ठीक है, तो इसमें देखो R आता है 18 पर, हमें यहाँ 18 नहीं लिखा, मगर पीछे से 18 देखते हैं। तो ठीक है, पहले लेटर का नंबर कहाँ लिखा है? पीछे। फिर देखो ई कौन से नंबर पर? 5 का, 5 पर फिर लिखा है 5। फिर ए आता है 1 पर, फिर लिखा है 1। फिर एल आता है 12 पर, फिर लिखा है 12। तो मतलब पेन को कैसे लिखेंगे? तो जो आखिरी में जो लेटर आया उसका नंबर लिखा होगा पहले। एन आता है 14 नंबर पर, तो लिखा है 14। फिर ई आता है 5 पर, फिर लिख दो 5। आखिरी में क्या लिख दो? जो पहला लेटर है पी। पी कौन से नंबर पर आता? MNO पी। पी आता 16 नंबर पर, पी आता 16 नंबर। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 145 16। दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। ठीक है, वही क्या होगा? गलत पद वो होगा जो बाकी सारे टर्म्स, बाकी सारे पद एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, कोई एक होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, वही हमारा गलत पद है, वही हमारा विषम पद है। 2, 6, 12, 18, 30, 42। इसमें देख लेते हैं यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ अंतर है 4 का, यहाँ अंतर है 6 का, यहाँ अंतर है हमारा 6 का। ठीक है, यहाँ अंतर है हमारा 12 का, यहाँ अंतर है हमारा 12 का अंतर। ठीक है, यहाँ में समझ में आ पा रहा है। यहाँ जब अंतर 4 के बाद 6 का हुआ, 6 के बाद में अंतर कितने का होना चाहिए था? 8 का। क्यों? 4 के बाद 2 बढ़े, 2 के बाद 2 बढ़ के 8 का अंतर होना चाहिए था। तो ये संख्या हो जाती 12 और 8, ये होना चाहिए था 20। हम मान लेते हैं ये क्या होना चाहिए था? 18 के प्लेस पर ये होना चाहिए था 20। तो 20 और 30 में फिर अंतर हो जाता कितने का? 10 का। और 30 और 42 में अंतर हो जाता 12 का। तो सीरीज सही बनती, 4, 6, 8, 10 और 12 का अंतर हो जाता। तो यहाँ हमारा कौन सा पद है जिसके कारण ये पूरी सीरीज गड़बड़ा गई है? वो है पद 18। तो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब हमें दिया है कंसल्टेशन, कंसल्टेशन। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या? CONST है, CONST है हमारे पास, TATIO है। ये हमारे पास जो दिए गए अक्षर हैं उनमें ऑप्शन नंबर ए में जितने भी इन अक्षरों से मैं करीब आना सारे के सारे हैं हमारे पास। तो इससे ए, तो ए वाला ऑप्शन तो बन जाए। बी है NATIO है, तो ये है हमारे पास NA, ये TIO है। तो इस तक या यहाँ से भी देखें NATIO है, तो ऑप्शन नंबर बी भी बन जाएगा। ये SALUT, S है हमारे पास, A है हमारे पास, कौन सा अक्षर नहीं? L नहीं है, L भी है, LU, T भी है, E नहीं है हमारे पास, है क्या नहीं है? E नहीं है, SALUT है हमारे पास। कंसल्टेशन में E अक्षर नहीं दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इन्हीं ऑप्शन को चेक करके भी देख सकते थे, बाकी सब में देखो इधर N, S, इन तीनों ऑप्शन में O, बाकी सारे अक्षर हैं, है ना? बाकी इन अक्षर, आंसर क्या होगा? एक तो क्या, एक तो यहीं से चेक कर लो, एक यहाँ से भी, एक यहाँ से भी तो कर सकते हैं कि 4 ऑप्शन उनमें से एक ऑप्शन ऐसा हो और उसमें एक अक्षर ऐसा है जो बाकी 3 में नहीं मिलेगा, तो वो ऑप्शन है, वो ऑप्शन में देखो वो है अक्षर ई, बाकी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा अल्टीमेटली क्या? ऑप्शन नंबर सी। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने वाली ट्रेन 7 सेकंड में एक आदमी को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई की गणना करें।
एक आदमी को हमने मान ली ये है आदमी हो चाहे पोलो। ये हमारी ट्रेन है जिसकी गति है 108 किलोमीटर पर आवर। 108 किलोमीटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 7 सेकंड में पार कर पा रही। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुई, अब यहाँ से ये स्टार्ट हुई, ये इतना है, इसकी लंबाई बराबर इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी इस आदमी को पार करने में। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस ट्रेन की लंबाई क्या होगी, जितनी उसने ये दूरी तय करी है 7 सेकंड में, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू समय। 4 हमें दिए 108, मगर दिए किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में टू करेंगे 5/18। ये हो गई 4 की वैल्यू। समय हमें दिया है 7, तो ये दूरी आ जाएगी किसमें, मीटर में। ये दूरी किसमें आ जाएगी, मीटर में। 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30 इंटू 7 3 21 0। तो 210 मीटर है इस ट्रेन की लंबाई। 210 मीटर इस ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी। करंट के साथ एक आदमी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ में मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी पानी की लहर या करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में कौन है, आदमी। तो दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, दोनों की स्पीड जोड़कर क्या है, स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और करंट की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो दोनों की जोड़कर क्या है 30। मान लो आदमी की स्पीड है x प्लस करंट की स्पीड है y, वैल्यू दी है 30। ये ले ली हमने आदमी की स्पीड है, ये ले ली करंट की स्पीड है। ठीक, और करंट की स्पीड की वैल्यू दी है 10, x प्लस y है 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। वर्तमान के खिलाफ आदमी की गति, मतलब करंट के खिलाफ आदमी की गति क्या होगी, वो होगी दोनों का अंतर। वो क्या हो जाएगा x माइनस y, क्योंकि दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलेंगे। तो x की वैल्यू दी है 20 माइनस y की वैल्यू दी है 10। तो कितनी होगी करंट के खिलाफ गति 20 माइनस 10, जो कि आएगी 20 किलोमीटर प्रति आवर। 10 किलोमीटर प्रति आवर, सॉरी। यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर दूरी तय करती है। उनकी गति का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ट्रक और बस, तो ट्रक की गति निकाल लेते हैं हम और फिर बस की गति निकाल लेते हैं। तो ट्रक की गति बटे क्या कर देंगे, बस की गति, तो दोनों की चालों का अनुपात आ जाएगा। तो गति होती क्या है, दूरी बटे समय। अच्छा, यहाँ हमारे पास किसमें दिया है डाटा, किलोमीटर में और आवर में। तो किलोमीटर प्रति आवर में निकलेगी यहाँ से गति। तो अब अनुपात के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट, ऊपर वाले को भी किसमें कर देंगे, किलोमीटर प्रति आवर में निकालेंगे गति। ठीक है, तो यहाँ बस की गति क्या होगी, दूरी 550 मीटर बटे समय 1 मिनट। अब इस दूरी को, ये 500 मीटर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 का डिवाइड दे दिया। और ये क्या है 1 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास बस की गति किसमें आ जाएगी, किलोमीटर प्रति आवर। 60 का इंटू होगा ऊपर 550 इंटू 60 बटे 1000। ठीक है, 1 2 0 से 2 0 है ना। इसको 2 से 5 से काट, 5 दूनी 10, 5 से कट जाए 11, 2 से 2 दिए 6। तो बस की गति आ गई 33 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इसको गति ले लेगा v ऑफ बस, वेलोसिटी हो गई बस की। ठीक है, अब वेलोसिटी किसकी ले ले रहा है, अच्छा ये ट्रक की है। ठीक है, ट्रक लिख लेते हैं, TRUC के ट्रक की। अब वेलोसिटी किसकी, बस की, वो क्या होगी वेलोसिटी भाई, दूरी बटे समय। दूरी दी है 33 किलोमीटर, ये तो किलोमीटर पर आवर में है और समय इसमें घंटे में, तो इसको तब्दील नहीं करना। 33 किलोमीटर हो गई दूरी बटे समय होगा 3/4। 33 3 वही है, 4 आ रहा है ऊपर, 3 से ये 11 हुआ, 3 से 44 हुआ। ठीक, वेलोसिटी बस की आ गई 44। तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या होगा, अनुपात बराबर बस की गति 33 बटे
ट्रक की गति 33 बटे बस की गति 44, तो 11 3 33, 11 को 44, तो क्या होगा 3:4 है आंसर। तो ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 8 4 3 9 x 5 3 संख्या 99 से विभाज्य है? ठीक है, 8 4 3 9 x 5 3 99 से डिवाइड होने की संख्या क्या है? 99 से डिवाइड करना है, तो 99 मतलब 11 इंटू 9, तो संख्या 11 से विभाजित होनी चाहिए और फिर 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो हमें पता है 9 से विभाजित या करनी, हम चेक कर लेते हैं, मतलब अंकों का योगफल, अंकों का योग करो वो ऐसा आना चाहिए जो 9 से विभाजित हो। तो हम करके देख लेते हैं, 8 4 12, 12 3 15, 15 9 24, ये 24 हो चुके हैं, 24 5 29, 29 और 3 32। अब ये 32 हो गए और इसमें x का ऐसा कौन सा मान जोड़े, x की वैल्यू जोड़े, x का कौन सा ऐसा मान जोड़े जो 9 से विभाजित होता है? हमें पता है 9 से क्यों विभाजित होता है, एक तो पास में है 36 और एक पास में अगला क्या है 45, ठीक है। अब 32 में हम कितना जोड़ें कि 36 हो जाए, या तो हम 32 में जोड़ दो 4, या तो 32 में जोड़ दें हम 4, तो ये 36 हो जाएगा, और 32 में 45 जोड़ने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा 13। तब जब संख्या एक है, एक अंक की संख्या जोड़ना x, तो वो सिर्फ क्या हो सकती है 4, सिर्फ हम 4 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 36, तो ये ऐसी संख्या बन जाएगी जो 9 से विभाजित हो जाएगी। तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी फिर पूरी की पूरी, 9 से भी और 11 मतलब 99 से हो जाएगी। तो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 होगा x की जगह। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा, तो हम देख लेते हैं। 2 की पावर 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2 की पावर 3/2 बटे 2 की पावर 2 की होल पावर 6 4 की पावर, हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क मतलब x है, या क्या हो जाएगा 2 की ये दोनों हो जाएंगे गुणा, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 3 का 9 इंटू सेम ऐसे 2 की पावर 2 2 सा 4 हो गया इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये दोनों भी गुणा हो जाएंगे, ये 2 से ये वाला 2 है, तो ये 2 की पावर 3 की होल पावर 3, फिर है बटे 2 की पावर की कितनी हो जाएगी 2 6 2 इंटू 6 12, ये होगा इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 4 को 2 की पावर 2, इस 2 का इंटू बाय x, ये होगा 2x, ठीक है। अब क्या हो गया, हमने क्या कर लिया बेस समान कर लिए, आधार समान कर लिए, अब x की वैल्यू आसानी से क्या की जा सकती है, ठीक है। अब हमें पता है आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो ये क्या होगा ये 3 3 का 9, तो 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, आधार समान है घातें जुड़ गई, तो 9 और ये 3 3 का 9 9 18 और 4 ये हो गया 22 बटे 2 की पावर 12 इक्वल टू 2 की पावर 2x। अब जब डिवाइड में मतलब भाग में आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएंगी घट जाएंगी, तो 2 की पावर 22 में से 12 है 10 इक्वल टू 2 की पावर 2x। अब जब आधार समान है 2 2 तो घातें भी क्या होंगी समान, तो ये घातें भी क्या होंगी समान, तो 2x बराबर हो गया 10, x की वैल्यू क्या गई 2 इधर इंटू में इधर डिवाइड में हो जाएगा 10 बटे 2 मतलब 5, तो ये हमारा आंसर है 5, ये क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 5। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, कोई सी भी संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं। अब वो संख्या कितनी लंबी दी हो, हम कैसे विभाज्यता का नियम चेक कर सकते हैं कि अंक की 3 संख्या यदि 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। सिर्फ अंक की 3 संख्याएं चेक कर लेते हैं, तो कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं ये 3, तो ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 बचेगा तो 8 3 24, 4 से इस पर रह जाएगा, ये अंक की 3 संख्या 8 से विभाजित नहीं हो रही पूर्णतः, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी जी, 8
8 पंजे 40 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, इसमें भी कितना शेषफल रह जाएगा 4। तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी, ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। इसमें आखिरी के 3 अंक देख लेते हैं, वो है 108, डिवाइड दे दे रहा है 8 एकम 8 बचेगा तो 8 3 24, इसमें भी शेषफल रह जाएगा 4। जब अंत की 3 संख्याएं 8 से विभाजित नहीं हो रही तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी 8 से विभाजित नहीं होंगे, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इसकी अंत की 3 संख्या देख भी लेते हैं, अंत की 3 संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। अब इसके आगे कितनी लंबी और भी संख्या हो, वो भी 8 से विभाजित होगी ही होगी। यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 17 और 3 से विभाज्य हैं। देखो 3 से विभाजित होने के लिए क्या है, संख्याओं के अंकों को जोड़ लेते हैं, और संख्याओं के अंक जोड़ने पर ऐसी संख्या मिलती है जो 3 से विभाजित है, तो संख्या भी 3 से विभाजित है। पहले 3 से देख लेते हैं, तो 9 6 15, 15 मतलब 5 और 1, तो वो गया 6, फिर 6 और 9, फिर 15, 15 मतलब 1 और 5, वो फिर 6, 6 3 9, 9 और 6 9 9 3 8, 9 6 15, 15 और 9 24, 24 और 3 27 इंटू 8, 27 प्लस 8, ये कितना हो जाएंगे, ये संख्या तो 3 से विभाजित नहीं हो रही, ये वाली देख लेते हैं। 2 और 5 कितना 7, 7 और 2 9, 9 3 से विभाजित हो जाता है, ये संख्या 3 से तो विभाजित हो जाएगी। अब ये वाली चेक कर लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 4 7 2 9, ये वाली संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये वाली 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 6 18 और 3 21, 21 मतलब 2 और 1 3, 3 इस 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ये वाली संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब हमें 17 से चेक करना है, तो हम चेक कर लेते हैं। सिर्फ कौन सा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी बी और डी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ए वाला ऑप्शन 3 से ही विभाजित नहीं हो रहा, तो 17 से क्या विभाजित होगा, नहीं 17 3 से ही विभाजित नहीं हो रहा तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें देखना 3 से भी हो और 17 से भी हो। अब वो 3 से ही नहीं हो रहा, अब 17 से हो चाहे ना हो, वो आंसर हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, यहाँ से 17 से चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 17 एकम 17 बचे, 17 एकम 17 बचेगा 3, 17 दूनी 34 बचेगा 1, 120, 17 7 100, यहाँ शेषफल 1 रह जाएगा, मतलब ये वाली संख्या आंसर नहीं है। ये वाली चेक कर लेते हैं, 17 एकम 17 बचेगा 4, 17 दूनी 34 बचेगा 10, 17 छिक्के 102, तो यही है, ये वाली संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी और 3 से ऑलरेडी डिविजिबल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको भी चेक कर लेते हैं, 17 7 119 बचेगा 10 मतलब 106, और 17 छिक्के 102 बचेगा 4, 17 दूनी 34, यहाँ शेषफल रह जाएगा लो, ये वाली संख्या 17 से डिवाइड नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी, ये वाली 3 से नहीं हो रही, तो ये वाली संख्या ऐसी है जो 3 और 17 दोनों से डिवाइड हो रही है, दोनों से विभाज्य है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।